साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी संबंधित नई नई जानकारियाँ और इस जानकारी का लाभ उठाकर हमारे किसान भाई खेती में नवाचार करते हैं, अपनी आय की बढ़ोतरी करते हैं। इसी अंक में आज हमारा विषय है गन्ने की फसलों में सामयिक कार्य पर चर्चा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं हमारे डॉक्टर दिनेश कुमार पंचवेश्वर जी, जो कि गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी नरसिंहपुर जिले से हैं। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद राहुल जी। और साथ ही हमारे साथ प्रोग्राम में सफल कृषक होते हैं, तो आज हमारे साथ सफल कृषक हैं जिन्होंने खेती में कई तरह के नवाचार किए हैं, जो कि हेमंत कुमार जी हैं, तहसील बैरसिया, जिला सीहोर से। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब जी, जैसे गन्ने की फसल की बात चल रही है, तो अभी किस तरीके के सामयिक कार्य किए जा रहे हैं, इस बारे में कुछ बताइए। जी। मुख्यतः इस समय किसान भाइयों अभी गुड़ाई का कार्य प्रमुखता से ट्रैक्टर चलित उपकरण के द्वारा किया जा रहा है। साथ साथ में जो उर्वरक है, इनका बेसल डोज के रूप में भी हम छिड़काव कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे खरपतवार जो हमारे पौधों के बीच में हैं, इनके प्रभावी नियंत्रण के लिए हमें जो दवाई है, जो खरपतवार नाशी है, इसका हमें छिड़काव करना है। साथ ही साथ खरपतवार नाशी के छिड़काव से पूर्व हमें पानी चलाना है। हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि दवाई जो खरपतवार नाशी है, इसके उपयोग से पहले नमी, जो ज़मीन में नमी बनी रहे, तभी दवाइयों का असर हमें बेहतरीन ढंग से हमारी फसल पे दिखाई पड़ता है। और साथ ही साथ अगर कुछ ट्राइको जो कार्ड है, उनका भी उपयोग किसान साथी अभी जो जैविक किसान है वो कर रहे हैं। इसमें जो ट्राइको कार्ड है वो 1 एकड़ के में लगभग 3 से 4 ट्राइको कार्ड गन्ने की पत्तियों के साथ में पेस्ट किया जा रहा है। मुख्यतः राहुल जी अभी ये काम। डॉक्टर साहब, जैसे अगर गन्ने की फसल की बात करें तो इसमें मिट्टी की जांच कितनी महत्वपूर्ण है और कौन सी अच्छी मिट्टी है जिसमें ये फसल लगाई जाए? जी, जो कि गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है, तो इसमें मृदा का स्वास्थ्य परीक्षण जो है ये अति महत्वपूर्ण कार्य है। स्वास्थ्य परीक्षण जो कार्ड है, इसमें जो मात्राएं हमें जो बताई जाती है, उनके अनुसार अगर हम अपनी फसल में एक उर्वरक दे रहे हैं तो उसका निश्चित ही हमारी फसल में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ अधिकता और न्यूनता की जो बात है वो हमें इस कार्ड के द्वारा पता चल जाता है। साथ ही साथ जो काली मिट्टी है या दोमट जो मिट्टी है, वो गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे गन्ने की बात करते हैं तो अगर मध्य प्रदेश परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गन्ने की कितनी वैरायटी हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यतः कौन सी वैरायटी लगाई जाती है? जी, गन्ने में मुख्यतः 3 प्रकार की किस्म होती है। एक जल्दी पकने वाली किस्म, एक है मध्यम और एक है देर से पकने वाली जातियाँ। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो CO 86-032, जिसको हम नैना के नाम से जान रहे हैं, ये एक वैरायटी है जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। CO 09-004 ये एक वैरायटी है। CO 94-008 ये एक वैरायटी है। तो ये जो 3-4 वैरायटी हैं, इनका क्षेत्रफल ज़्यादा है। अभी रिसेंट रिलीज जो कुछ वैरायटी हैं, जैसे कि संकल्प के नाम से हैं CO 12-009, ये वैरायटी का रकबा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये वैरायटी 86-032 के रिप्लेसमेंट के लिए लगभग तैयार है। उसके अलावा PDN 13-007, जिसको हम MS 14-082 भी कहते हैं, ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है। CO 15-012 ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। तो और भी तमाम वैरायटियाँ मध्य प्रदेश के लिए वो हैं, रिकमेंडेड हैं, जिनको हम लेके। तो साथियों, डॉक्टर साहब ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमें कई वैरायटियों के बारे में बताया,
पर सर हमारा ये सवाल है यहाँ कि बीज की गुणवत्ता, जैसे हमारा किसान भाई कहीं लेने जाता है तो कई बार बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है, तो बीज की गुणवत्ता कितनी महत्वपूर्ण है? जी, यकीनन किसान साथियों, जो रिकमेंडेशन की जो बात होती है, जो कोई भी वैरायटी अगर किसी राज्य के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए अगर रिकमेंड हो रही है, तो वो क्षेत्र विशेष के समस्त प्रावधानों को लेकर वहाँ के लिए रिलीज हो रही है। तो इसमें जो वैरायटी की गुणवत्ता है वो बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। तो वैरायटी जब भी हमें चयन करना है तो हमें ये देखना है कि वो वैरायटी उस क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड है या नहीं। अब वैरायटी को अगर हमें लेना है तो उसके लिए विश्वसनीय स्रोत हमारे पास में होना चाहिए। बहुत सारे जो किसान हैं वो आज गन्ना अनुसंधान केंद्र बुहानी हमारे सेंटर में आके वैरायटियों को ले रहे हैं और अपना उत्पादन कर रहे हैं। साथियों, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी गन्ने की वैरायटी और विशेषकर बीज की गुणवत्ता। तो बिना परामर्श के हम कहीं से बीज भी ना खरीदें, मतलब परामर्श के बाद ही खरीदें। तो आइए चलते हैं, हमारे साथ सफल कृषक है ये हेमंत जी। तो हेमंत जी अपना परिचय दीजिए और किस तरीके की खेती आप करते हैं, बताइए अपने बारे में। मेरा नाम हेमंत कुमार नागर है। मैं बेरेसिया तहसील के ग्राम हिनोती सड़क में खेतीबाड़ी का काम करता हूँ। जैसे कि मैं अभी सामयिक घटना जो अपनी कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि गन्ने की खेती कितनी उपयोगी, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी वैरायटी है, तो मैं डॉक्टर साहब से एक प्रश्न भी करना चाहूँगा साथ में। पहले मैं अपने विषय में बता दूं मैं आपको। मैं लगभग, हमारे पास 8 एकड़ के लगभग ज़मीन है जिसमें हम मिश्रित खेती करते हैं। रबी खरीफ के अलावा, जायद फसल के अलावा हम औषधि खेती भी कर रहे हैं। उसमें फलोद्यान भी हम बागवानी के माध्यम से करते हैं। मतलब मिश्रित खेती करते हैं। मिश्रित खेती करते हैं और जैविक खेती करते हैं हम। जैविक खेती का जो हमें एक अनुभव है वो लगभग 25 से 30 वर्ष पुराना हमारा है। साथियों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमारा विषय है गन्ने की फसलों में सामयिक कार्य पर चर्चा। और आज हमारे बीच मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी नरसिंहपुर से डॉक्टर दिनेश कुमार पंचेश्वर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साहाती प्रगतिशील कृषक हेमंत जी आपके बीच में है, तहसील बेरेसिया, जिला भोपाल से, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल आपसे है कि गन्ने की फसल में अगर फसल लगाने के तरीके पे बात करें तो किस पद्धति से गन्ने की फसल लगाई जाए, पौधे से पौधे की दूरी क्या हो और 1 एकड़ में कितना गन्ना लगाया जा सकता है? जी, गन्ना मुख्यतः नालियों में, ट्रेंच मतलब नालियों में ही लगाया जा रहा है। पौधे से पौधे की दूरी की अगर बात करते हैं, जब गन्ने को हम पौधे के रूप में लगाते हैं तो 1.5 फीट के लगभग पौधे से पौधे की दूरी होना चाहिए और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 से 4.5 फीट के लगभग में हम रख सकते हैं। पौधे से अगर हम गन्ने को लगा रहे हैं तो तकरीबन 6000 से 7000 पौधे प्रति एकड़ की दर से हमको लगते हैं। और अगर हम टुकड़ों में लगा रहे हैं गन्ने को, 2 आई बड या फिर 3 आई बड के टुकड़े ले रहे हैं, इसको अगर हम प्रति एकड़ लगा रहे हैं तो 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ गन्ने के टुकड़े हमको लग जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये भी देखा गया है कि गन्ने की फसल के बीच में इंटर क्रॉप फसल ले सकते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान भाई को आप बताना चाहेंगे? जी, जो कि मध्य प्रदेश में मुख्यतः हम सितंबर अक्टूबर में गन्ने को ले रहे हैं, तो उस समय हम जो दूसरी और फसलें हैं जैसे कि हमारा धनिया है, हमारे आलू है, साथ में आपका गेहूं है, मूंग है, कुछ किसान भाई सोयाबीन अगर लेना चाह रहे हैं, सोयाबीन भी साथ में है। ये जो फसलें हैं हम एज ए अंतर्वर्ती गन्ने के साथ में इनको ले सकते हैं और साथ में गन्ने का भी इसमें फायदा है और उस फसल से किसान भाई अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकता है। तो साथियों, आपने जाना कि गन्ने की फसल के बीच में यानी इंटरक्रॉप के द्वारा
नई नई फसलें भी ले सकते हैं हम, प्याज, लहसुन। तो हमारे किसान भाई इस तकनीक का उपयोग करें और लाभ उठाएं। डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल मुख्यतः कितने दिनों की होती है और सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है जब हमारे किसान भाई ये फसल लगाएं? निश्चित गन्ने की फसल जो है ये 12 महीने की एक लंबी अवधि की फसल है जी। और हमारे यहाँ पे अगर इसका उपयुक्त समय देखते हैं तो बसंतकालीन गन्ना भी हम लगा रहे हैं और साथ में सितंबर अक्टूबर में भी हम गन्ने का बुआई कर रहे हैं। तो परीक्षण में हमको ये देखा गया है कि सितंबर और अक्टूबर का जो लगा गन्ना है ये उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और फरवरी मार्च में अगर हम जो गन्ना लगा रहे हैं तो वो गन्ने भी अच्छे हैं, बट उनको हम बीज के रूप में अगर लेना चाहें तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। साथियों, समय का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट लगाएंगे तो उतना उत्पादन हो नहीं पाएगा, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, सिंचाई के उसमें देखा है कि हमारे किसान भाई के पास कई बार बहुत ज़्यादा पानी होता है तो अत्यधिक सिंचाई कर देते हैं, तो उसमें मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर कई बार उन्हें हानि होती है, तो इसमें आप थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। जी, ये भ्रम थोड़ा सा हमारे सामने फैला हुआ है कि सिंचाई बहुत ज़्यादा करने पे पौधों का विकास बहुत अच्छा होगा, वृद्धि बहुत अच्छी होगी, पर ऐसा नहीं है। कुछ तत्व, कुछ उर्वरक हमारे जमीन में ऐसे भी हैं जो अत्यधिक सिंचाई से निच्छालन के द्वारा वो पौधों के गिरफ्त से दूर चले जाते हैं। तो पानी का समुचित उपयोग करना है, बहुत ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 दिन में एक पानी अगर हम दे रहे हैं तो ये सफिशिएंट है। तो साथियों, सिंचाई आपको बहुत संतुलित मात्रा में करना है। ऐसा नहीं है कि पानी ज़्यादा है तो आप देते चले जाएं, इससे आपकी मिट्टी को भी नुकसान होगा और फसल को भी नुकसान होगा। तो प्रबंधन के साथ आपको काम करना है। एक डॉक्टर साहब, प्रश्न मेरा भी है डॉक्टर पूछिए ना, साहब से। पूछिए। जी। जो अभी अधिकतर देखने में आता है कि हम जो गन्ना लगाते हैं जी, और कभी तेज हवा, आंधी, बारिश अधिक हो जाती है, या जो जानवर, जो जंगली जानवर जो अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो गन्ना जल्दी नीचे गिर जाता है। जी। तो क्या कोई ऐसी भी वैरायटी वैज्ञानिक या आप लोग जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिससे किसानों का ये समस्या दूर हो जाए किसानों की? बहुत बढ़िया सवाल है। यकीनन ये जो गिरने वाली समस्या जो है ये काफ़ी वैरायटियों में अभी देखी गई है। अभी कुछ जो रिसेंट वैरायटी जो हैं, जैसे मैंने पहले बताया PDM 15-0-12, ये पाड़ेगांव जो CSR पाड़ेगांव से रिलीज वैरायटी है। ये वैरायटी में गन्ने की गिरने की समस्या नहीं है। वैसे ही एक वैरायटी और है आपका MS 14-0-82, ये वैरायटी में भी गन्ने की गिरने की समस्या नहीं है। तो आप ये दो वैरायटी को अपने खेत में। अभी आपने जो दोनों जो वैरायटी जो बताई हैं, दोनों किस्में जो बताई हैं, जी, इसमें क्या गुड़ और शक्कर जो हम मील में जैसे ले जाते हैं या गुड़ बनाते हैं, या शक्कर के लिए उसको हम विक्रय करते हैं, तो दोनों वैरायटी में गुड़ के लिए कौन सी सर्वोत्तम है या शक्कर के लिए, ऐसा कुछ है क्या? शक्कर के लिए जो सर्वोत्तम है, वैसे दोनों ही वैरायटी लगभग सेम है, लेकिन गुड़ के लिए जो है आपका जो 14-0-82 है वो अच्छा है, और शक्कर के लिए अगर देखें तो 15-0-12। बिल्कुल। और ऐसा भी कहा है कि गन्ने में जो फूल जो आते हैं जी, वो गन्ना हमारे मध्य प्रदेश में गन्ने में फूल कम आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ है कि वो वैरायटी में बदलाव हो? ये दो वैरायटी में अभी फूल नहीं है, अभी फूल नहीं है। मैं वे जो हमारे राज्य के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है, अगर इन वैरायटियों को हम लगाए तो यकीनन ये फूल वाली समस्या से हम निजात पा सकते हैं। बिल्कुल साथियों, हेमंत जी ने इतने महत्वपूर्ण सवाल पूछे हमारे विशेषज्ञ से कि बिल्कुल हमारे किसान भाई को इसका लाभ होगा। साथियों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमारा विषय है गन्ने की फसलों में सामयिक कार्य पर चर्चा। और आज हमारे बीच मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी नरसिंहपुर से डॉक्टर दिनेश कुमार पंचेश्वर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साहाती प्रगतिशील कृषक हेमंत जी आपके बीच में है, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल से, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल में मुख्यतः रोग कौन कौन से आते हैं, और अगर हम बात करें कीट एवं रोग प्रबंधन की, तो किस तरीके से मतलब इनका नियंत्रण किया जा सकता है? जी राहुल जी, गन्ने में अगर हम रोग की बात करें तो गन्ने का जो रेड रॉट है, जिसको हम गन्ने का कैंसर भी कहते हैं, जी, जी। ये एक प्रमुख रोग है। इसके अलावा कंडवा जो रोग है, ये प्रमुख रोग है। आपका पोका बोइंग जो है, जून जुलाई में आपको जो दिख रहा है, 7-8 महीने के गन्ने में जो दिखता है, ये एक मेन रोग है। अभी वर्तमान में अगर हम खेत में देख रहे हैं तो जो कंडवा, जो स्मट की जो समस्या है, जी। वो किसान भाइयों को दिखाई दे रही है। इसमें एक चाबुक नुमा संरचना, काले कलर की चाबुक नुमा संरचना हमें किसान के खेत में दिखती है, मुख्य पोई में। तो इसको मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप जो कपड़े की जो थैली है, उस थैली में वो जो संरचना वाली जो बनी हुई है, उसको हम रखें और फिर उसको तोड़ के बाहर अलग करें। अच्छा। अगर ये वहीं पे अगर ये टूट गया, या इसमें जो एक पतली सी पारदर्शी जो झिल्ली रहती है, वो अगर टूट गई, फैल गई, तो रोग बहुत शीघ्रता से फील्ड में फैलेगा। कीट में अगर हम देख रहे हैं तो कीट में जो अभी अर्ली सूट बोरर है, टॉप सूट बोरर है, पायरिल्ला है, वाइट ग्रब है, ये मुख्य जो है गन्ने में लगने वाले कीट है। डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल की अगर बात करें तो जो गांव में कस्टम हायरिंग सेंटर होते हैं, तो वहाँ पे उपयोग होने वाले कृषि आधुनिक यंत्र किस प्रकार से इस फसल में सहायक हैं? जी, जो कि राहुल जी, गन्ने की जो फसल है, ये एक लंबी अवधि की फसल है, तो इसमें अधिकतम कृषि क्रियाओं को हमें करना होता है। तो इसके लिए जो मैक्सिमम टिलेज जो है और ट्रैक्टर चलेज जो उपकरण है, ये कस्टम हायरिंग केंद्र में बड़ी सुगमता से और मिनिमम चार्जेस पे उपलब्ध है। जिसमें अगर कहीं ऊंची नीची जमीन है तो हम जो लेजर लेवलर है, उसकी मदद से जमीन को समतल करने के लिए इम्प्लीमेंट उपलब्ध है। आपका रोटावेटर उपलब्ध है, डिप समर प्लोइंग के लिए, डिप प्लोइंग के लिए प्लोअर उपलब्ध है। और अभी एक नई मशीन और आई हुई है, शुगर केन प्लांटिंग मशीन। बहुत बढ़िया। तो इसमें साथ साथ में गन्ना जो है लग भी जा रहा है, गन्ने में फर्टिलाइजर अगर देना है तो वो भी साथ में चले जा रहा है, और अगर हमें किसी खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहा है तो वो भी साथ में हो जा रहा है। तो जो लगाने की जो कास्ट है, वो कास्ट इस मशीन के द्वारा बच रही है। साथियों, आपने सुना, परंपरागत खेती में तौर तरीके बिल्कुल अलग थे, लेकिन आज आधुनिक तकनीक के माध्यम से सारी चीज़ें बदल चुकी है। तो हम इन नई कृषि यंत्र के बारे में जानें और उसके बाद इसका उपयोग करें, ताकि मानव श्रम भी कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल है कि गन्ने की बात करें और अगर गुड़ की बात ना करें तो बड़ा फीका मालूम होता है। गुड़ मानव स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और जैविक गन्ना और जैविक गुड़ की पहचान किस तरीके से हम करें? जी राहुल जी, गुड़ जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है जी, और साथ में जो ये पाचन तंत्र को भी ये मजबूत करता है। साथ साथ जैविक गुड़ की कल्पना जैविक गन्ने के उत्पादन के ऊपर निर्भर करता है। जी 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 जी। तो जैविक गन्ने का उत्पादन मीन्स ये कि ऐसा खेत या गन्ने का ऐसा खेत जहां पे बिल्कुल भी कोई रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया गया। हेमंत जी, हमारा सवाल आपसे है कि आप जैसे देखा गया है कि युवा पलायन करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र की ओर, जबकि शासन की विभिन्न योजनाएं चल रही है, तो जिस तरीके से आपने खेती में नवाचार किया है, तो आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो आज स्थितियां हैं कि लगभग जो शहर से कनेक्टिविटी जो जुड़े हुए गांव हैं, और 50 किलोमीटर के अंदर के भी गांव हैं, वो सब लोग लगभग पढ़ने शिक्षित होने के बाद पलायन कर जाते हैं, वो खेती से मुंह चुराते हैं। खेती करना एक ऐसा लगता है उनको जैसे हम बहुत गलत, मतलब घृणित काम हो गया हो। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है लोगों को। तो उसके लिए हमने अपने क्षेत्र में मैंने प्रयास किए हैं कि खेती को एक तरह से उत्कृष्ट, तो जैसे पुरस्कार से संबंधित उनको प्रोत्साहन देना, खेती से जोड़ के रखने के लिए उनसे बात करना, तो ऐसे हम स्लोगन्स, प्रचार प्रसार ये सब करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये कि उसकी हम आमदनी बढ़ाएं, खेती को लाभ का धंधा
बना है। तो लाभ के धंधे के साथ साथ हम जीवन की बात करते हैं कि हमें अपनी जीवन का जो अपनी आजीविका है वो तो चले ही, साथ में हमारा जीवन लंबा हो और हम अपने सगे हाथों से हम कमाकर जब खाएंगे तो उसका आनंद, उसकी तृप्ति, संतुष्टि कुछ अलग होगी। तो लोगों को हम जोड़ रहे हैं। और जैसे गन्ने का विषय में कहा है, क्योंकि गन्ने की बात चल रही है, गन्ने की हम खेती की हम बात करते हैं, तो गांव में अधिकतर ये प्रचलित कहावतें भी हैं कि जिसके खेत में गन्ना होता है, जो खेत में गन्ना लगाता है, उसके घर में दरिद्रता, आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं होती, दरिद्रता नहीं आती है। वास्तु शास्त्र जैसे फसलों का वास्तु शास्त्र गन्ना है। तो गन्ने में हम कई प्रकार के और भी फायदे हम उठा सकते हैं गन्ने के साथ साथ। तो किसान लोगों ने गन्ने की फसल हमारे यहाँ लगाया है। बात बताई पलायन हेमंत रोक जी सकते आपने, हैं। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और हमारे युवाओं को इनसे प्रेरणा भी लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम कुछ विशेष सलाह, मुख्य बिंदु जानना चाहेंगे जो हमारे किसान भाई को बताना चाहें आप। जी, मुख्य बिंदु में किसान भाइयों ये है कि हमें जो है मृदा स्वास्थ्य का परीक्षण ये जरूर करवाना है। साथ साथ में जो रिकमेंडेड जो वैरायटी हैं, इन वैरायटियों को विशेष रूप से चयन करना है और जो वैरायटी का जो सोर्स है वो विश्वसनीय हो। साथ में जो छोटी छोटे जो वैल्यू एडिशन की बात अगर हम कर रहे हैं, जैसे कि अभी पलायन की जो बात चल रही थी, तो गन्ने के बाई प्रोडक्ट बहुत सारे बन सकते हैं। इनमें वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें तो हमारा युवा साथी जो है आज रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन सकता है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी मिट्टी के बारे में, फसल लगाएं कैसे, कौन सी वैरायटी लगाएं और रोगों के बारे में। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई इसकी जानकारी उठाकर एक अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। आप कार्यक्रम में आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी, आपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके अनुभव साझा किए और बिल्कुल हमारे यहाँ युवा किसान आपसे प्रेरणा लेंगे और शासन की योजनाओं के माध्यम से खेतीबाड़ी में नए नए नवाचार करके अच्छा उत्पादन और मुनाफा कमाएंगे। साथियों, हर चीज़ का एक वक्त होता है। वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नवाचार का लाभ सभी किसानों को मिले, कृषि मेलों का होगा आयोजन। किसानों को सब्सिडी पर मिल रहे सोलर पंप, स्मार्ट इरिगेशन तकनीक को बढ़ावा, फलों के राजा ने बनाया संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब अंतिम पंक्ति का किसान समृद्ध बनेगा तभी सही मायनों में विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। इसलिए प्रौद्योगिकियों और नवाचारों का लाभ छोटे किसानों तक जरूर पहुंचना चाहिए। श्री चौहान नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के उप महानिदेशकों की बैठक में बोल रहे थे। श्री चौहान ने प्रमुख फसलों की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहतर बीज किस्में विकसित करने पर जोर दिया। साथ ही कृषि प्रगति में नवाचारों को बढ़ावा देने की बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि गेहूं और चावल के साथ दलहन, तिलहन व मोटे अनाजों की उपज को आगे बढ़ाना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती, छोटे किसानों के लिए मॉडल फार्म विकसित करने और प्राकृतिक खेती बढ़ाना आज की ज़रूरत है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आम किसानों तक कृषि विज्ञान केंद्र अपनी पहुंच बनाए और बढ़ाए। कृषि अनुसंधान निचले स्तर तक पूरे तालमेल के साथ पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसानों को कृषि की नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए प्रदेश के हर संभाग में कृषि मेले आयोजित किए जाएंगे। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लगने वाले इन मेलों में उन्नत कृषि तकनीकों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के बारे में जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर यादव ने बताया कि किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर अर्थात बागवानी, फलोद्यान जैसी गतिविधियां अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऐसे आयोजनों से खाद्य पदार्थों की प्रसंस्करण इकाइयों और कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों से सौर पंप संचालन के लिए
कुसुम सी योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान में बिजली के बिना खेती संभव नहीं है। राज्य सरकार कृषकों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। किसान अपनी बिजली स्वयं बनाएं, इस उद्देश्य से कुसुम सी योजना चलाई जा रही है। किसानों को बिजली सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर पंप की कीमत की 10% राशि से बुकिंग के लिए पंजीयन खोला गया है। प्रदेश में 3 हॉर्स पावर तक के सौर पंपों का पंजीयन शुरू हो गया है। इसी प्रकार 5 लाख तक रुपए के पंप के लिए किसान से मात्र 50,000 रुपये लेकर बाकी 4,50,000 रुपये की सरकार द्वारा गारंटी लेकर किसानों को पंप दिया जाएगा। किसानों की सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने विभाग की कार्य योजना में स्मार्ट इरिगेशन इनोवेशन को प्राथमिकता से सम्मिलित करने को कहा है। जल संसाधन मंत्री ऐसा अटल भूजल योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। श्री सिलावट ने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से अटल भूजल योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य भूजल योजना में सुधार, जल प्रदाय के लिए टिकाऊ जल स्रोत और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। अटल भूजल योजना की गाइडलाइन अनुसार सिंचाई स्रोतों से जल दोहन की मात्रा नियंत्रित करने और फसलों की अच्छी उत्पादकता के लिए फसल अनुसार मिट्टी में आवश्यक नमी होनी चाहिए। इसके लिए कंट्रोल्ड स्मार्ट इरिगेशन जरूरी है। अलीराजपुर जिले के गांव उंडुआ के किसान युवराज सिंह ने खेती को लाभ का धंधा बनाकर मिसाल कायम की है। किसान ने अपने पुश्तैनी आम के बगीचे को आगे बढ़ाते हुए फलों के राजा आम की करीब 26 वैरायटी लगाई है। युवराज सिंह का कहना है कि जिले की नमी वाली मिट्टी आम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। हर साल उनके बगीचे में आमों की बहार होती है। इस साल केसर की वैरायटी बहुतायत में लगी है। उनके बगीचे के आमों की मांग इस कदर रहती है, खेत से ही अधिकतर आम ऑनलाइन बिक जाते हैं। किसान का कहना है कि कृषि विज्ञान केंद्र अलीराजपुर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. यादव का मार्गदर्शन और सहयोग से उन्हें समय समय पर मिलता रहता है। युवराज सिंह के खेतों के आमों ने उन्हें आम से खास बनाते हुए कई अवार्ड और पुरस्कार दिलाए हैं और साथ ही दिलाई है उन्हें अच्छी आमदनी भी। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और अगले कार्यक्रम में हम खेती बाड़ी संबंधित नई नई जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।